हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज 11 जनवरी, जी हाँ 11 जनवरी की आपकी एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2023 संपन्न हो चुकी है और मैं आप सभी के मध्य लेकर एक बार फिर से उपस्थित हो चुका हूँ। 11 जनवरी आज शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन, जी हाँ आज की जितने भी शिफ्टों में जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वह तमाम क्वेश्चन आप सभी के लेकर मैं एक बार फिर से आप सभी के मध्य उपस्थित हो चुका हूं। तो दोस्तों, इस प्रकार के हमारे सेशन प्राप्त करने के लिए आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और यदि आपके आगे आने वाली शिफ्टों में आपकी एग्जाम है तो यहाँ से एनालिसिस देखकर आप अपनी जो तैयारी है उसमें आपके कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल कंफर्म होने वाले हैं। आपको इस प्रकार से यहाँ पे एनालिसिस करवाया जाएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके संदर्भ में आपको और आगे आने वाली शिफ्टों में किस प्रकार से उनसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, कल से जो पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जा रहा था वह हर शिफ्टों में पूछा गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको एक सिंपल वे के अंदर आप एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एसएससी हर बार रिपीट करती है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाए। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आज के जो 11 जनवरी की समस्त शिफ्टों में पूछे गए जीके के क्वेश्चन का यहाँ पे एनालिसिस करने वाले। तो दोस्तों, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुजराती नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो जो गुजरात का नववर्ष है यह है जो साल के कार्तिक के महीने में, जी हाँ कार्तिक महीने के जो प्रतिपदा तिथि को दीपावली के एक दिन बाद मनाया जाता है। तो उस त्योहार का नाम है जो गुजराती नववर्ष, उसका बेस्ट वर्ष, जी हाँ बेस्ट वर्ष इसे कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है। दोस्तों, इसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। इससे जो चाक भी कहा जाता है, चूना पत्थर भी कहा जाता है, जी हाँ चाक, चूना पत्थर, और संगमरमर भी इसे कहा जाता है, जी हाँ संगमरमर भी इसे कहा जाता है। तो ये सब जो CaCO3 के उपनाम कहे जा सकते हैं। एक बात करते हैं CaO, जिसे बिना बुझा चूना कहा जाता है। एक होता है CaOH2, इसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है। एक होता है CaSO4 ट्वाइस H2O, यह होता है जिप्सम। और दोस्तों, इसे कहते हैं CaSO4 हाफ H2O हेमीहाइड्रेट कहा जाता है, इसे POP कहा जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आपको अब फॉर्मूले से क्वेश्चन पुटअप करना आरंभ कर चुका है। तो यहाँ से फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, चाहे वह दोस्तों CaCO3 से क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पे, या दोस्तों यहाँ पे और CaOCl2 विरंजक चूर्ण से क्वेश्चन पूछा जाए। और यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे NaHCO3 होता है, जी हाँ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इससे पूछा जाए। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समस्त फॉर्मूले आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां पर आयोजन हुआ। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन अभी हाल ही में समापन हुआ है और इसमें अर्जेंटीना टीम ने दोस्तों फ्रांस को हराकर यहाँ पे जो खिताब अपने नाम किया है। और यह दोहा कतर में होता है, 5 स्टेडियम में होता है। इससे जो 2022 के फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में 32 टीमों ने भाग लिया। 26 यहाँ पे 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन होता है। चैंपियन जो टीम रही है वह अर्जेंटीना है और उपविजेता टीम फ्रांस है। तीसरे स्थान पर रहती है क्रोएशिया और चौथे स्थान पर रहती है मोरक्को, जी हाँ मोरक्को चौथे स्थान पर रहती है। आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वह चैंपियन और यहाँ पे उपविजेता टीम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चैंपियन टीम का नाम है अर्जेंटीना, उपविजेता का नाम है फ्रांस। आपको समस्त ये फैक्ट पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन पूछना आरंभ कर चुका है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनने की भी काफी चांस होते हैं। फिर बात करते हैं सर्वाधिक गोलकीपर या सर्वाधिक गोल करने वाले के टॉप स्कोर के ऊपर। तो जो मबापे है, जी हाँ एम्बापे होता है, कैलिन एम्बापे, जिन्होंने सर्वाधिक 8 गोल किए हैं और ये फ्रांस के खिलाड़ी, आपको यह भी पता होना चाहिए। और बेस्ट प्लेयर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसे दिया गया है। तो लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी है दोस्तों, इन्होंने यह पुरस्कार जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आज की शिफ्ट में गांधी इरविन समझौता कब हुआ है, कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता की बात की जाती है दोस्तों, महात्मा गांधी को तो आप सभी जानते होंगे, जी हाँ महात्मा गांधी को तो आप सभी जानते होंगे। अब बात करते हैं इरविन की। तो दोस्तों, जब यहाँ पे यह समझौता होता है 5 मार्च 1931 को, तो यह 1931 इस समय अंतराल में जो भारत के दोस्तों तत्कालीन वायसराय होते हैं लॉर्ड इरविन और जो महात्मा गांधी दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व, जी हाँ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन जो कि तत्कालीन वायसराय के बीच एक राजनीतिक समझौता होता है जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। और दोस्तों, इसमें जो गांधी जी और इनके मध्य 11 सूत्रीय मांगों के मध्य, जी हाँ 11 सूत्रीय मांगों के मध्य 11 सूत्रीय
मांगों पे दोस्तों यहाँ पे ये है जो समझौता होता है, जो कि 5 मार्च से 1931 जी हाँ 1931 को होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें, जो पूछा गया है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में पूछा गया है, जो कौन है। तो दोस्तों इसे पहले एचआरडी मिनिस्टर कहा जाता था, और जब नई शिक्षा नीति लागू होती है उस समय इस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जी हाँ, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और दोस्तों वर्तमान में शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में एजुकेशन मिनिस्टर है, आपको यह भी पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, मोहन बागान ग्राउंड फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पे है। तो ये जो मोहन बागान फुटबॉल स्टेडियम है ये कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। और दोस्तों इससे रिलेटेड एक अन्य फैक्ट के ऊपर बात करते हैं, तो वह है कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है वह मोहन बागान एथलेटिक क्लब है। जी हाँ, मोहन बागान एथलेटिक क्लब, जिसे 1889 में पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। यह अन्य फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन बने हैं। तो दोस्तों जो भारत की सोनल मानसिंह, जी हाँ, जो कि भरतनाट्यम और ओडिसी जो क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, उसकी नृत्यांगना, उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और दोस्तों साथ ही आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारत रत्न दिया जाता है वह सबसे युवा पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन से हैं। तो दोस्तों 2014 में जो CN राव के साथ क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो दोस्तों उस समय वह मात्र 40 ईयर के थे, तो उस समय इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो दोस्तों भारत रत्न से भी इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। दोस्तों आपने यदि हमारे भारत रत्न संबंधित पूछे जाने वाले समस्त क्वेश्चनों की सीरीज नहीं देखी है तो दोस्तों आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको जो भारत रत्न से संबंधित मुख्य क्वेश्चन किस प्रकार से प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन सभी का यहाँ पे दोस्तों आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और दोस्तों इसके जो फैक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी वहाँ पढ़ाए गए, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम दोस्तों जो कि दिया गया है B1 होता है, यह कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है। और दोस्तों विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वह थायमीन होता है। और दोस्तों पिछले सेशन में आपको जो विटामिन से संबंधित जो ट्रिक याद करने की वह बताई जा चुकी है। आपने यदि वो पिछला सेशन नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का थायमीन होता है, B2 का राइबोफ्लेविन होता है, B3 का नियासिन होता है, B5 का पेंटोथेनिक एसिड होता है, B6 का पायरोडॉक्सिन होता है। तो दोस्तों ये समस्त जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रूप में पाया जाता है उनका सभी का यहाँ पे साइंटिफिक नेम है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो पूछा गया है आज की शिफ्ट में कि अक्टूबर 2022 को मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त भार किसने ग्रहण किया था। तो दोस्तों जो यहाँ पे अतिरिक्त भार दिया गया है वह अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है BD मिश्रा को यह दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। संत श्रीमंत शंकरदेव किस शास्त्रीय नृत्य शैली के जनक थे। तो दोस्तों जो श्रीमंत शंकरदेव है यह जो सत्रिय, जी हाँ सत्रिय जो क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, वह असम का है। और इसके जनक के रूप में हम शंकरदेव को जानते हैं। श्रीमंत शंकरदेव जो कि सत्रिय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है, उसके जनक है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। जी हाँ, भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं, किस प्रकार से दोस्तों इनमें प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसका भी दोस्तों आपने हमारा सेशन नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां आपको जो आपकी SSC GD की एग्जाम से पहले समस्त वहां पे फैक्ट वाइज वहां पे करवा दिए गए हैं, तो आप हमारा वह सेशन भी देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में मेघास्थनीत किसके राजदूत थे। जो दोस्तों यहाँ पे मेघास्थनीत की बात करते हैं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। तो दोस्तों ये है जो सेल्यूकस निकेटर है। जी हाँ, सेल्यूकस निकेटर के यूनानी राजदूत के रूप में यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का क्या प्रावधान है। तो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे महाभियोग कहा जाता है। जी हाँ, और महाभियोग कहा जाता है, और ये महाभियोग USA के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों बात करते हैं भारत के संविधान में महाभियोग कौन से आर्टिकल में है। तो जो महाभियोग का आर्टिकल आता है आर्टिकल 61, जी हाँ आर्टिकल 61 के अंदर महाभियोग के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति को भी पद से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मधुमक्खी पालन के विकास के लिए केंद्रीय योजना का क्या नाम है। तो दोस्तों एक यहाँ पे 2 क्वेश्चन भेजे गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा किस प्रकार से यह क्वेश्चन आज शिफ्ट में पूछा गया है। यह क्वेश्चन एक भेजा गया है किसी स्टूडेंट के द्वारा कि मधुमक्खी पालन के विकास के लिए केंद्रीय योजना का क्या नाम है।
दूसरा भेजा गया है इसी टाइप का क्वेश्चन, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन पोषण मिशन का संबंध किससे है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें इन दोनों क्वेश्चन से रिलेट करके मैं यहाँ पे आंसर यही समझ पा रहा हूँ कि जो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन पोषण मिशन का संबंध है वह स्वीट, जी हाँ, स्वीट रिवोल्यूशन से है, शहद ये रिवोल्यूशन क्रांति से है। तो यहाँ से आपको कौन सा ऑप्शन दिया गया था, आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश, कौन से केंद्र शासित प्रदेश का है। तो दोस्तों आपने देखा कि जो कल 10 जनवरी की आल शिफ्ट में दोस्तों यहाँ पे जनगणना से क्वेश्चन पूछा जा रहा था, और यहाँ पे भी दोस्तों आज 11 जनवरी को भी दोस्तों जो भारत की जनगणना है उससे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, तो आप एक बार जनगणना को भी दोस्तों देख कर जाइएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पर, सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है। तो दोस्तों पुडुचेरी की बात की जाती है, जी हाँ, पुडुचेरी का सर्वाधिक लिंगानुपात है जो कि 1037 है। चलिए अब बात करते हैं ओवरऑल यहाँ पे स्टेट की कि 2011 की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से राज्य का है। तो 2011 की जनगणना में जो सर्वाधिक लिंगानुपात निकल कर आता है वह केरल राज्य का निकल के आता है। और दोस्तों यहाँ पे भारत का ओवरऑल लिंगानुपात की बात करते हैं समस्त स्टेटों को मिलाने के बाद, तो दोस्तों भारत का जो ओवरऑल लिंगानुपात हमें प्राप्त होता है 2011 की जनगणना के अनुसार वह है 943 है। तो आपको ये अन्य फैक्ट भी पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है। तो दोस्तों संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है और यही संविधान का अंतिम अनुच्छेद है। संविधान के प्रारंभ में जो मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जबकि जो वर्तमान संविधान में 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 476 अनुच्छेद है। आपको ये समस्त फैक्ट पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना से आज भी क्वेश्चन पूछा गया है, कल भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि एग्जाम में जाने से पहले जो पंचवर्षीय योजना से दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, समस्त पंचवर्षीय योजना के बारे में जानकारी लीजिएगा। और एक जो 2011 की जनगणना है, जी हाँ, 2011 की जनगणना से एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जा रहा है। तो आपकी यदि आगे आने वाली शिफ्टों में आपकी एग्जाम है तो ये दो टॉपिक तो आपको बिल्कुल 100% कवर करके जाना है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन अवश्य हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आपके भी आने वाली शिफ्टों में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी अधिक है। तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है 1951, जी हाँ, 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल किससे प्राप्त होता है। तो चीनी उद्योग के लिए दोस्तों जो कच्चा माल प्राप्त किया जाता है वह गन्ने से प्राप्त किया जाता है। 18वां क्वेश्चन भेजा गया है, विरासत अधिकार का परिणाम भूमि के विभाजन से। तो दोस्तों इस प्रकार से एक क्वेश्चन भेजा गया है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा क्वेश्चन इस प्रकार से भेजा गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, सौरमंडल की हवा 20,000 से 50,000 की ऊंचाई पर जो गर्मियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दियों में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, इन हवाओं को क्या कहा जाता है। तो इन्हें दोस्तों जेट स्ट्रीम कहा जाता है। और ये दोस्तों मुख्य जेट धाराएं ट्रोपोपोज की ऊंचाई पर स्थित होती है और वे पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। जी हाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर ट्रोपोपोज की ऊंचाई पर बहती है। और यहाँ पे बात करें 20,000 से 50,000 फीट की ऊंचाई पर ऊपरी सौरमंडल के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है और दोनों गोलार्धों में जेट धाराएं जो 20 डिग्री अक्षांश से दूर तक फैली हुई होती है। तो आपको ये समस्त अन्य फैक्ट भी पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सरकार की राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय किस बजट में शामिल होता है। तो दोस्तों ये जो सरकार की राजस्व प्राप्तियां होती है और व्यय के जो कौन से बजट में शामिल होता है। तो दोस्तों ये राजस्व बजट में ही शामिल होता है। दोस्तों राजस्व बजट से संबंधित आपको यह अन्य फैक्ट भी पता होना चाहिए कि शून्य आधारित बजट क्या होता है। तो शून्य आधारित बजट के ऊपर बात करते हैं तो जो पिछले वर्षों के आंकड़ों के आधार पर, जी हाँ, जो बजट का अनुमान है वह पिछले वर्ष के आंकड़ों के आधार पर न लगाकर, जी हाँ, शून्य को आधार मानकर किया जाता है, तो उसे आम बजट घाटे में चलने लगता है। तो इस प्रकार से जो शून्य को आधार मानकर बजट की गणना की जाती है उसे शून्य आधारित बजट कहा जाता है। दोस्तों अभी तक हमने फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस किया है। अब चलते हैं और जो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों की ओर प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ है। तो दोस्तों एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है और ये बेंगलुरु के अंदर स्थित है। दोस्तों बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है। तो यह अहमदाबाद में स्थित है। चलो दोस्तों अन्य यहाँ पे स्टेडियम के ऊपर भी बात करते हैं जो आपके आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है। तो यह कोलकाता में स्थित है।
ईडन गार्डन का जो स्टेडियम है कलकत्ता में है, और शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, ये आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं। और यहाँ पे राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो दोस्तों ये समस्त स्टेडियम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे लक्ष्य सेन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो लक्ष्य सेन दोस्तों भारत के मशहूर बैडमिंटन प्लेयर है। जी हाँ, मशहूर भारत के बैडमिंटन प्लेयर है। तो आपको यहाँ पे बैडमिंटन प्लेयर से जो क्वेश्चन पूछा गया है। फिर बात करते हैं भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी जिनसे और आगे आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन छपने की उम्मीद है। यहाँ पे नंदू नटेका, जी हाँ नंदू नकेटा, पारुपल्ली कश्यप, जी हाँ पारुपल्ली कश्यप, अश्विनी पोनप्पा है, ज्वाला गुट्टा है, अर्पणा पोपट है, श्रीकांत किदाम्बी है, साइना नेहवाल है, पीवी सिंधु है, लक्ष्य सेन है, पुलेला गोपीचंद है और प्रकाश है। दोस्तों ये समस्त भारत के मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ियों के बारे में समस्त जानकारी दे दी गई है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 243 सी किससे संबंधित है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों 243 के बारे में बात करें, अनुच्छेद 243, तो यह पंचायत संबंधी, यहाँ पंचायत के संबंध में यहाँ पे व्याख्या की गई है। और दोस्तों पंचायतों की संरचना के बारे में बात करते हैं। तो जो पंचायतों की संरचना है वो 243 सी के माध्यम से दी गई है। और दोस्तों यहाँ पे बात करें अनुच्छेद 243 डी में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान है। और 243 में पंचायत संबंधी परिभाषा। और दोस्तों यह जो आर्टिकल है यह 243 ए से लेकर यहाँ पे 243 ओ तक, जी हाँ 243 ओ तक है। इसमें 243 क में ग्राम सभा है, ख में पंचायतों का गठन है, ग में पंचायतों की संरचना है, और 243 घ में स्थानों का आरक्षण है। 243 घ के अंदर पंचायतों की अवधि है। और यहाँ पे 243 च में सदस्यों के लिए निर्भरताएं किस प्रकार से होती है। और दोस्तों बात करते हैं आगे और कि जो भारत के संविधान का भाग 9 है इसमें पंचायत है। और इसमें जो संविधान आते हैं, संविधान के अनुच्छेद आते हैं वह 243, जी हाँ 243 से लेकर 243 ओ तक यहाँ पे अनुच्छेद का विस्तार है। बात करते हैं पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आगे आने वाली शिफ्टों में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद काफी है। तो यहाँ से आपको ये अन्य फैक्ट भी पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अन्य फैक्ट के ऊपर कि भारतीय संविधान में जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने के प्रतीक के रूप में जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। तो इसी दिन दोस्तों 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो और सबसे पहले पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत साल 2010 में हुई थी। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कब से यहाँ पे पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। तो 2010 में प्रथम बार पंचायती राज दिवस मनाया गया था। तो आपको ये समस्त फैक्ट पता होना चाहिए। चलिए सॉरी स्टूडेंट, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों भारत के क्षेत्रफल की बात की जाती है तो भारत का क्षेत्रफल कुल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा कवर करता है। जी हाँ, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा कवर करता है। और भारत का क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है जो कि भारत का क्षेत्रफल है। और ये जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग कवर करता है। आपको यह भी पता होना चाहिए। और दोस्तों बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। जबकि यहाँ पे हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान आता है विश्व के अंदर वह 7वें स्थान पर आता है। सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है वह रूस है, रूस के बाद में कनाडा है। तो दोस्तों इस प्रकार से भारत का जो स्थान आता है 7वें नंबर पे आता है। आपको यह भी पता होना चाहिए। और जनसंख्या में जो भारत का स्थान है वह 2nd नंबर पे है। पहले स्थान पर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वह चाइना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो जो जल जीवन मिशन है दोस्तों 15 अगस्त 2019 को श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आरंभ किया गया था। और दोस्तों इसमें बात करें कि जो इस मिशन के जो लक्ष्य है वह रखा गया है कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी यहाँ पे आपूर्ति, घरों में सुनिश्चित नल जल द्वारा आपूर्ति या हर घर जल सुनिश्चित करना तय रखा गया है जो 2024 तक रखा गया है। और दोस्तों बात की जाती है इस प्रकार से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? जी हाँ, पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? तो है दोस्तों गोवा। अभी हाल ही में जो भारत में हर घर जल वाला राज्य बना है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। यह क्वेश्चन भी दोस्तों करंट के आधार पर यह पूछा जा सकता है। और आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि भारत के पहले जल शक्ति मंत्री कौन है?
जल शक्ति मंत्री कौन है, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, जो पूछा गया है कि संविधान में मौलिक अधिकार कौन से भाग में है। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाती है जो भारत के संविधान के भाग नंबर 3 की, तो भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार है। और ये दोस्तों भारत की जो संविधान के अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भारत को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों बात करते हैं भारत के समस्त भागों की, संविधान के भागों की, तो भाग 1 में संघ व उसके क्षेत्र है जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक है। भाग 2 में है नागरिकता कि किस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी, तो किस प्रकार से दी जानी है, किस प्रकार से रद्द की जाती है, समस्त यहाँ पे भाग 2 में निहित है। भाग 3 में दोस्तों हम देख चुके हैं जो मौलिक अधिकार है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक है। और यहाँ पे 4th ए के अंदर मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A के अंदर है। और दोस्तों भाग 8 की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश है जो कि आर्टिकल 239 से 242 तक है। यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की जो व्यवस्था के बारे में बताया गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति के तहत झांसी का विलय कब किया गया था। तो दोस्तों जो लॉर्ड डलहौजी है उन्होंने यहाँ पे जो व्यापक सिद्धांत दिया, जी हाँ, 1848 से 1856 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसे व्यापक का सिद्धांत कहा जाता है। तो दोस्तों ये कैसे आधार पर यहाँ पे जो होती थी उनको हड़प की नीति के तहत मिला लिया जाता था। तो दोस्तों पैतृक वारिस के न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति को व्यापगत का सिद्धांत या हड़प की नीति कहा जाता है। तो दोस्तों व्यापगत सिद्धांत के अनुसार विलय किया गया प्रथम राज्य था जो कि सतारा था। और दोस्तों जो झांसी को यहाँ पे विलय किया जाता है 1853 में इसको विलय कर लिया जाता है। तो आपको ये फैक्ट अन्य भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो दोस्तों जो कन्नौज के शासक है हर्षवर्धन, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट थे। जी हाँ, बाणभट्ट थे जो कि कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और इन्होंने संस्कृत में रचित उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी थी जो कि काफी फेमस रचना है जो कि बाणभट्ट की है। फिर बात करते हैं एक अन्य चीनी यात्री हेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की। तो दोस्तों यहाँ पे बाणभट्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हेनसांग से भी क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी अधिक है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि चीनी यात्री हेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की। और दोस्तों बात करते हैं इब्न बतूता, तो इब्न बतूता शासनकाल में भारत जो आया था वह दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यहाँ पे इब्न बतूता भारत आता है। और इब्न बतूता है जो कि मोरक्को का यात्री है। तो आपको यह भी फैक्ट पता होना चाहिए, आगे आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन छप सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन है गोबर किस प्रकार की खाद है। तो जो गोबर जो है वह है ऑर्गेनिक, जी हाँ, ऑर्गेनिक खाद है जो कि जैविक खाद इसे कहा जाता है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर स्वतंत्रता से पहले भारत में कौन सा उद्योग विकसित था। तो दोस्तों स्वतंत्रता से पहले भारत में जो उद्योग है वह पैर पसार चुके थे, वह था सूती वस्त्र उद्योग, जूट कपड़ा उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये समस्त उद्योग दोस्तों स्वतंत्रता से पहले भारत में विकसित किए जा चुके थे। अब दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों जो चरणदास महंत है, जी हाँ, चरणदास महंत है जो कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष है। और दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो यहाँ पे उपचुनाव हुए थे वहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो है छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में विजेता प्रत्याशी कौन है। तो दोस्तों वहां पे जो उपचुनाव होते हैं उनमें यशोदा वर्मा ने, कांग्रेस की यशोदा वर्मा ने यहाँ पे जीत दर्ज की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जून 2022 को केंद्र सरकार ने किसी राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण NIA का महानिदेशक नियुक्त किया है। तो दिनकर गुप्ता को, जी हाँ, दिनकर गुप्ता को NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया। आपको यह भी फैक्ट पता होना चाहिए, NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है दिनकर गुप्ता को। अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जो संधि है उन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों पनामा जो नहर है, जी हाँ, पनामा नहर है जो कि प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। और ये सेंट्रल जो अमेरिका का देश है पनामा, वहां पे यह नहर बनाई गई है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मैगेलेना, जी हाँ, मैगेलेना यहाँ पे जो जल संधि है जोड़ती है। और स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। आपको यह भी पता होना चाहिए, जी हाँ, स्वेज नहर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो स्वेज नहर है वह लाल सागर व भूमध्य सागर को आपस में कनेक्ट करती है। इसी के साथ बेरिंग जल संधि से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पुटअप कर सकता है। तो दोस्तों उसका आंसर है कि जो बेरिंग जल संधि है वह उत्तर पूर्वी एशिया जो कि रूस है और उत्तरी अमेरिका अलास्का को पृथक करती है। तो दोस्तों यह बेरिंग जल संधि ही रूस को अमेरिका से अलग करती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं जो पूछा गया है 1992 में पद्म भूषण और
2003 में पद्म विभूषण से सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो दोस्तों जो सोनल मानसिंह है, जी हाँ, सोनल मानसिंह जो कि भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य की नृत्यांगना है, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बुलिमिया रोग किससे संबंधित है? तो जो बुलिमिया रोग है वह है दोस्तों एक प्रकार का जो हमारे खाने में दोस्तों जो डिसऑर्डर हो जाता है, तो उसके कारण यहाँ पे बुलिमिया रोग होता है। तो यहाँ पे दोस्तों बुलिमिया रोग से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके की बात की जाती है तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब आपके आगे आने वाली एग्जाम में दोस्तों शिफ्टों में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ऑरेंज नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, एप्पल में मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों यह अन्य फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बांग्लादेश में बैंकिंग सेवा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों यहाँ पे बांग्लादेश के बारे में बात करें माफ कीजिएगा दोस्तों, बांग्लादेश में बैंकिंग सेवा की स्थापना जो की है वह शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज विजेता है जिनका नाम है मोहम्मद यूनुस। जी हाँ, मोहम्मद यूनुस ने ही यहाँ पे बैंकिंग सेवा की स्थापना की। ग्रामीण बैंक की स्थापना और माइक्रो क्रेडिट माइक्रो फाइनेंस की अवधारणाओं को आगे बढ़ाने के लिए 2006 में नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, वह मोहम्मद यूनुस को किया जाता है। और वह एक बांग्लादेशी सामाजिक उद्यमी, बैंकर, अर्थशास्त्री और नागरिक समाज के नेता है। तो दोस्तों ये अन्य फैक्ट भी इनके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों हम बात करते हैं 185-149 ईसा पूर्व की, जब पुष्यमित्र शुंग, जी हाँ, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक बने। यथार्थ कहा जाता है कि शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो दोस्तों आज शुंग वंश से क्वेश्चन पूछा गया है। आपकी आने वाली शिफ्टों में दोस्तों और क्वेश्चन पूछे जा सकने की उम्मीद है। तो वह हर्यक वंश से है। तो हर्यक वंश की दोस्तों स्थापना बिंबिसार ने की थी और उनकी राजधानी राजगृह थी। फिर बात करते हैं शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग राजवंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी और इसकी राजधानी तो गिरिवज्र थी। और फिर बात करते हैं नंद डायनेस्टी कि नंद राजवंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी और ये दोस्तों इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और दोस्तों मौर्य जो कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में की थी और पल्लव की दोस्तों बापा देवन ने की थी जो कि कांचीपुरम इनकी राजधानी है। यह समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, विटामिन सी क्या है? तो विटामिन सी दोस्तों एक एंटीऑक्सीडेंट है। जी हाँ, एक एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन सी सर्वाधिक आंवले के अंदर या खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। आपको यह भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आज के दोस्तों यहाँ पे थर्ड शिफ्ट के अंदर कि वर्तमान IMF कार्यकारी निदेशक कौन भारतीय है? तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जी हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्ण सुब्रमण्यम को, जी हाँ, जो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक ED के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों जिनकी नियुक्ति अगस्त 2022 में की गई थी। तो IMF के जो कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है वह कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में बात कर चुके हैं कि कार्यकारी निदेशक किन्हें बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, बिना प्रकृति के दोहन के ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन भेजा गया है कि बिना प्रकृति के दोहन के ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? तो दोस्तों बात की जाती है सौर ऊर्जा। जी हाँ, सौर ऊर्जा का यहाँ पे हम बिना प्रकृति के दोहन से प्राप्त की जा सकती है। पवन ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। सागर और पनबिजली और बायोमास जो ऊर्जा है वह समस्त ऊर्जाएं प्रकृति के बिना दोहन के प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? तो राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में बात करते हैं। तो 1930 में हैमिल्टन, जी हाँ, हैमिल्टन कनाडा के शहर हैमिल्टन में राष्ट्रमंडल खेलों का आरंभ होता है। और अभी तक सबसे ज्यादा 5 बार, जी हाँ, सबसे ज्यादा बार जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करने वाला देश है वह ऑस्ट्रेलिया है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने सर्वाधिक 5 बार यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया है। भारत ने दोस्तों अभी तक 1 बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया है जो कि 2010 में दिल्ली के अंदर आयोजित हुए थे, तब आयोजन किया गया था। 21वें राष्ट्रमंडल खेल की बात की जाती है तो ये दोस्तों गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में होता है जो कि 2018 में होता है। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में बात करें, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के जो दोस्तों यहाँ पे किया गया था वह इंग्लैंड बर्मिंघम में किया गया था। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि 2022 राष्ट्रमंडल खेल हैं जो कि इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में आयोजन किया गया था। और दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2022 से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में समस्त फैक्टों के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 में दोस्तों जो यहाँ पे आरंभ जो समारोह होता है उसमें ध्वजवाहक कौन था? तो दोस्तों जो मैन हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह और PV सिंधु यहाँ पे उसे उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक होते हैं। और बात करते हैं कि जो समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में भारत के स्वर्ण पदक विजेता
और विश्व मुक्केबाजी चैंपियन निकहत जरीन और अनुभवी टेबल टेनिस स्टार शरद कमल को बर्मिंघम के समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक नामित किया गया था। तो दोस्तों उद्घाटन समारोह में तो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, और समापन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वह निकहत जरीन और शरद कमल को बनाया गया था। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होता है इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में 28 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य 2022 में होता है। यहाँ पे जो मोटो रखा गया है वह है स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। जी हाँ, स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग यहाँ पे मोटो रखा गया है। और दोस्तों यहाँ पे प्रथम स्थान पर कौन सा देश होता है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में, तो ऑस्ट्रेलिया का स्थान प्रथम स्थान पे आता है। और दोस्तों भारत की बात की जाती है तो हम यहाँ पे भारत के बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रिडा डांस कब किया जाता है, तो मध्य प्रदेश में ग्रिडा डांस दोस्तों जब रबी की फसल की कटाई के बाद सर्दियों का सीजन आता है तो उस समय यह जो डांस है ग्रामीणों के इकट्ठा होने पर ये दोस्तों उनकी मेहनत के जश्न के रूप में यहाँ पे ये त्योहार मनाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में गिरडा डांस करके मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, त्रिचूरपुरम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो दोस्तों जो त्रिचूरपुरम फेस्टिवल है वह केरल में हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। जी हाँ, केरल में हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है जिसका नाम है त्रिचूरपुरम और ये केरल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शतरंज के पंक्तियों को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों जो चेस होता है उसमें पंक्तियों को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों हम बात करते हैं शतरंज में 64 वर्गों के एक बोर्ड पर खेला जाता है। जी हाँ, शतरंज में इस प्रकार के दोस्तों यहाँ पे बोर्ड होता है जिसमें इस प्रकार के दोस्तों ब्रैकेट बने होते हैं। इस प्रकार के दोस्तों ये जो देख पा रहे हैं इस प्रकार के 64 वर्गों के बोर्ड पर खेला जाता है, जो कि 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में व्यवस्थित होता है जिसे फाइल कहा जाता है। 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती है जिन्हें फाइल कहा जाता है और 8 क्षैतिज पंक्तियां होती है जिन्हें रैक कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो ये होती है इन्हें दोस्तों कहा जाता है वह ऊर्ध्वाधर पंक्तियां कहा जाता है, जबकि जो 8 क्षैतिज रेखाएं होती है इन्हें क्षैतिज कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है 1857 में पहला भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था, तो दोस्तों 1857 के संदर्भ में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि है कि पहला भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था, तो दोस्तों इनका आंसर है कलकत्ता के अंदर। जी हाँ, कलकत्ता के अंदर यह खोला गया था और कलकत्ता के साथ ही दोस्तों 2 शहरों में और यहाँ पे विश्वविद्यालय खोला गया था, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। जी हाँ, तीनों में 1857 में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। तो संविधान की जो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। और दोस्तों ये मौलिक कर्तव्य है यह रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो ये आपको ये अन्य फैक्ट भी पता होना चाहिए कि जो मौलिक कर्तव्य है भारत के संविधान में, जो रूस के संविधान से 42वां संविधान संशोधन 1976 में दोस्तों ये मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े जाते हैं। और साथ ही बात करते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, जी हाँ, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। तो आपको यह अन्य फैक्ट भी पता होना चाहिए। और जो मौलिक कर्तव्य है भारत के जो संविधान में भाग 4 क है, जी हाँ, भारत के संविधान 4 क के अंदर दोस्तों आर्टिकल आता है, आर्टिकल 51 क में दोस्तों यह कुल 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं प्रदान किए गए हैं। मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, जबकि वर्तमान संविधान में दोस्तों एक और बढ़ाकर 11 मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों और संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। इस प्रकार से दोस्तों जो 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 3 अक्टूबर 2022 से जम्मू कश्मीर के अपने 3 दिवसीय यात्रा किसने की है, तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्री भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने दोस्तों 3 दिवसीय यहाँ पे अपनी यात्रा जम्मू कश्मीर की है। और दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि जो भारत का नवीनतम मंत्रालय कौन सा है और इसी के साथ जो सहकारिता मंत्री कौन है भारत के वर्तमान के, आपको यह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, मानसून से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में आने वाली आंधी तूफान को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों जो मानसून आता है उससे पहले जो पश्चिम बंगाल में जो आने वाला आंधी तूफान होता है उसे काल बैसाखी कहा जाता है। जी हाँ, काल बैसाखी उसे कहा जाता है। और ये दोस्तों जो काल बैसाखी है, ये जो आंधी तूफान आता है स्थलीय गर्म एवं शुष्क पवन तथा आर्द्र समुद्री पवनों के मिलने से जो एक तूफान व आंधी की आती है, इन तूफानों को पूर्वी भारत में नार्वेस्टर एवं बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। तो दोस्तों जो यह पूर्वी भारत में तो इन्हें नार्वेस्टर कहा जाता है, जबकि जो पश्चिम बंगाल में इन्हें काल बैसाखी के रूप में जाना जाता है। चलिए
अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि दक्षिण एशियाई खेल परिषद SASC का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन 1983 में होता है और दक्षिण एशियाई ओलंपिक परिषद 1983 में गठित है और वर्तमान में SAOC में 7 सदस्य देश शामिल है, जिनमें पहला बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान और श्रीलंका है। और दक्षिण एशियाई जो खेल होता है उसका आयोजन 2024 में लाहौर पाकिस्तान में किया जाना है और 2019 में नेपाल के जो काठमांडू में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण, जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग के अधिकार क्षेत्र नियम 2021 में उपभोक्ता शिकायतों को देखने के लिए संशोधित आर्थिक अधिकार क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रकार से एक स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चन भेजा गया था। तो दोस्तों यह है इसके किस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से ऑप्शन आपको दिए गए थे। चलिए बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि भारत में किस उम्र से कम के व्यक्ति को श्रमिक नहीं माना जाता है। तो दोस्तों जो भारत में बाल श्रम होता है वह 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कहा जाता है और बाल श्रम निषेध अधिनियम जो कि पेश किया गया 1986 में, जी हाँ, 18 व्यवसायों और 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। जो दोस्तों बाल श्रम अधिनियम 1986 में पारित होता है वह 18 व्यवसायों 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और भेजा गया है स्टूडेंट्स के द्वारा कि राधेव बड़ियाल किस डांस से संबंधित थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे प्रॉपर नहीं मिला है, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले कि ये क्वेश्चन किस संदर्भ में पूछा गया था। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की कि 11 जनवरी में, जी हाँ 11 जनवरी के हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड समस्त शिफ्टों के यहाँ पे जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का यहाँ पे 100%, जी हाँ 100% रियल एनालिसिस कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे संबंधित किस प्रकार से और क्वेश्चन पूछे जा सकने की उम्मीद है आपको आगे आने वाली शिफ्टों में। तो हमने यहाँ पे 100% रियल एनालिसिस करवाने की जो दोस्तों भरपूर कोशिश की है। तो दोस्तों आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास शेयर कीजिएगा जिनके आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है। तो दोस्तों वह भी यहाँ पे रियल एनालिसिस देखकर वह भी अपनी जो तैयारी है वह मजबूत कर सके। तो दोस्तों अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का। उससे पहले यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके और आप अपनी दावेदारी है जो मजबूती से रख सके। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं कल 12 जनवरी की प्रथम शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। जय हिंद, जय भारत।